हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अगले वेफनेट स्ट्रक्चर जो कि हैं रिब वेफनेट स्ट्रक्चर और इंटरलॉक वेफनेट स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल जर्सी वेफनेट स्ट्रक्चर और पर्ल वेफनेट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था कि कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनके फीचर्स होते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पे जाके आप उसे देख सकते हैं। हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पे जाके उनको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिब वेफनेट स्ट्रक्चर कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, क्या उसकी फ़ीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। इंटरलॉक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या उसके यूजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रिब वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि वेफ्ट नीटिंग के अंदर हम 4 तरह के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं: सिंगल जर्सी वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर या प्लेन वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर, पर्ल वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर, रिब वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर और इंटरलॉक वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर। तो आज जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो होता है रिब स्ट्रक्चर। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रिब स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन चीज़ हमें देखनी चाहिए वो है कि इसके अंदर जो लूप की फॉर्मेशन है वो कैसी होती है, कैसे ये डिफरेंशिएट करता है प्लेन, पर्ल, इंटरलॉक, इन तीनों स्ट्रक्चर से कैसे ये अलग होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने 4 वेल ली हैं। वेल, वर्टिकल रो ऑफ लूप्स को वेल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ लूप्स को कोर्स बोलते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4 वेल ली है मैंने और 1 2 3 कोर्सेज लिए हैं। अब अगर हम फर्स्ट वेल को देखें तो इसके अंदर ये पहली जो लूप हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर सेमी सर्कल अपीयरेंस है, तो ये हम कह सकते हैं बैक लूप है। फेस लूप, बैक लूप क्या होती हैं, क्या उनकी पहचान होती है, उसको देखने के लिए आप आई बटन में दिए गए लिंक पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने फेस लूप के बारे में, बैक लूप के बारे में डिस्कस किया है। तो ये पहली जो वेल है इसके अंदर फर्स्ट लूप है बैक लूप। उसके बाद सेकेंड लूप के अंदर फीट्स आर अबव, लेग्स आर बिलो, तो ये भी बैक लूप है। नेक्स्ट लूप अगर हम इस वेल की तीसरी लूप को देखें तो इसमें भी फीट्स आर अबव, लेग्स आर बिलो, तो ये भी बैक लूप। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली पूरी वेल है इसके अंदर सारी बैक लूप है। अब बात करते हैं सेकंड वेल की। तो सेकंड वेल में जो पहली लूप है ये फेस लूप है क्योंकि इसके अंदर जो लेग्स हैं वो अबव हैं इस लूप के। अगर हम नेक्स्ट लूप को देखें तो जो फीट्स हैं वो बिलो हैं, लेग्स अबव हैं और वी शेप की अपीयरेंस इसके अंदर दिखाई दे रही। जो लूप्स हैं इनकी वी शेप जहाँ पे दिखाई देती है हम उसको फेस लूप बोलते हैं। तो इसके अंदर जो लूप है, सेकेंड वेल के अंदर जो लूप है उसकी फीट्स बिलो हैं, लेग्स अबव हैं, इसलिए ये फेस लूप है। नेक्स्ट लूप को इसी वेल में हम देखेंगे तो उसमें भी फीट्स बिलो हैं, लेग्स अबव हैं, इसलिए ये भी फेस लूप। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेल के अंदर सारी फेस लूप हैं, फर्स्ट वेल के अंदर सारी बैक लूप हैं। अगर हम थर्ड वेल के ऊपर जाएं और देखें तो पहली जो लूप है वो बैक लूप है क्योंकि जो लूप के फीट्स हैं वो अबव हैं, सेकेंड लूप के फीट्स अबव हैं, लेग्स बिलो हैं, सेमी सर्कल अपीयरेंस है, इसलिए ये भी बैक लूप है। नेक्स्ट लूप को देखेंगे तो ये भी सेमी सर्कल अपीयरेंस है, फीट्स अबव हैं, लेग्स बिलो हैं, तो इसके अंदर सारी बैक लूप हैं। तो हम देख सकते हैं कि रिब स्ट्रक्चर के अंदर एक वेल के अंदर सारी बैक लूप हैं, दूसरी वेल के अंदर सारी फेस लूप हैं, तीसरी वेल के अंदर फिर सारी बैक लूप हैं, चौथी वेल के अंदर फिर सारी फेस लूप हैं। इसीलिए मैंने ऊपर बैक लूप, फेस लूप, बैक लूप, फेस लूप लिखा है कि रिब स्ट्रक्चर की यही पहचान होती है कि इसके अंदर अल्टरनेट वेल्स के अंदर आपको फेस लूप और बैक लूप मिलेंगे। एक वेल के अंदर सारी फेस लूप, दूसरी वेल के अंदर सारी बैक लूप। तो ये स्ट्रक्चर रिब स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें अल्टरनेट वेल्स के अंदर फेस और बैक लूप दिखाई दें उसे हम रिब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी अपीयरेंस जब हम देखते हैं तो कॉर्ड्स हमें दिखाई देती हैं। आपने देखा भी होगा जैसे टी शर्ट की जो जैसे ये पार्ट होता है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉलर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉक्स का जो टॉप पार्ट होता है उसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको
थिक लाइंस दिखाई देंगी, कोड्स दिखाई देंगी जो कि रिब स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं, रिब स्ट्रक्चर को दिखाती हैं। ये हमारी जितनी भी बाजू होती हैं, स्वेटर के कॉलर्स होते हैं, या जो बॉटम पार्ट होता है स्वेटर का, कफ होते हैं, टी शर्ट के कफ होते हैं, फुल बाजू टी शर्ट के कफ होते हैं, हाफ बाजू के ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर हम मोस्टली रिब स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं ताकि ग्रिपिंग अच्छी रहे, अपीयरेंस अच्छी आए और ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इन पार्ट्स पे, इसलिए हम यहाँ पर इसे रिब स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के कारण ही फेस लूप और बैक लूप वेल में होने की वजह से ही हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोड्स दिखाई देती हैं रिब स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो ये लूप जब यहाँ से फीट्स अबव हैं, इसके नीचे से क्रॉस करते हुए यहाँ पे लूप फॉर्मेशन होती है, फिर दोबारा फीट्स अबव है। अब यहाँ पर फीट्स अबव है, लेकिन इस लूप के नीचे से ये लूप क्रॉस करते हुए यहाँ पे दूसरी लूप बना रही है, फिर दोबारा यहाँ पे फीट्स अबव हैं, लेग्स बिलो हैं, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फिर से जो फेस लूप है उसके अंदर ये हमारा जो यार्न है ऊपर से जा रहा है इसके, और जो फीट्स हैं वो नीचे से जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिब स्ट्रक्चर के अंदर एक वेल के अंदर सारी फेस लूप होती हैं और दूसरी वेल के अंदर सारी बैक लूप होती हैं। इस तरीके से हमारा जो ये वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर है ये प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डायग्राम में गलती हो गई, अब ये ठीक है बिल्कुल। तो ये रिब वेफ्ट नीट स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रिब स्ट्रक्चर की। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि रिब स्ट्रक्चर के अंदर 1x1 रिब या 2x2 रिब, 3x3 रिब स्ट्रक्चर के अंदर एक वेल के अंदर सारी फेस लूप होती हैं, दूसरी वेल के अंदर सारी बैक लूप होती हैं। तो ये इसकी पहली फीचर है या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर से इसको पहचानने में हमें यही चीज़ काम में आती है कि लूप्स की फॉर्मेशन कैसे है वेल वाइज, कोर्स वाइज। आपने देखा था कि प्लेन फैब्रिक के अंदर या सिंगल जर्सी फैब्रिक के अंदर फेस साइड में सारी फेस लूप थी, बैक साइड में सारी बैक लूप थी, जबकि इसके अंदर आपको एक ही साइड पे, अगर आप इसको फेस साइड में देख रहे हैं तो सेम साइड पे आपको फेस लूप भी दिखाई दे रही है, बैक लूप भी दिखाई दे रही है। तो ये इसकी पहली फीचर है। सेकेंड फीचर की अगर बात करें तो ये एक रिवर्सिबल स्ट्रक्चर होता है। रिवर्सिबल स्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले बताया था, जिसकी कोई टेक्निकल फेस या बैक साइड नहीं होती, उसे हम एक रिवर्सिबल स्ट्रक्चर मानते हैं। अगर हम इसे इस साइड से देख रहे हैं तो हमें एक बैक, एक फेस, एक बैक, एक फेस लूप दिखाई दे रही है। अगर आप इसको दूसरी साइड से, रिवर्स साइड से देखेंगे तो जो यहाँ पर आपको बैक लूप दिखाई दे रही है वो वहाँ पे आपको फेस लूप दिखाई देगी। यही स्ट्रक्चर अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी फेस लूप दिखाई देंगी, इस वेल के अंदर सारी बैक लूप, यानी फेस बैक, यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी दोनों साइड सेम होती है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल स्ट्रक्चर कहा जाता है। थर्ड फीचर की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। बैलेंस स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमने हाफ जो लूप्स हैं वो बैक यूज़ किए हैं, हाफ फेस लूप। तो फेस और बैक आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस स्ट्रक्चर होता है। एजिज से कर्ल नहीं होता बैलेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से। प्लेन नीट स्ट्रक्चर में एजिज से जब हम फ्लैट सरफेस पे रखते हैं प्लेन नीट फैब्रिक को तो वो कर्ल हो जाता है एजिज से, जबकि रिब स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता क्योंकि एक बैलेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें थिकनेस की तो रिब स्ट्रक्चर की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी थिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन नीट स्ट्रक्चर। अगर हम सेम नीडल गेज रख के प्रोड्यूस करें प्लेन नीट फैब्रिक को और रिब स्ट्रक्चर को तो जो थिकनेस है उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। रिब स्ट्रक्चर में थिकनेस ज़्यादा होती है, प्लेन स्ट्रक्चर में थिकनेस कम होती है। यूजेस की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, रिब स्ट्रक्चर का यूज़ हम जनरली कॉलर्स के लिए, कफ्स के लिए, ग्लव्स के लिए, नेक बैंड्स के लिए, टॉप पार्ट ऑफ सॉक्स के लिए, टॉप पार्ट ऑफ स्वेटर्स, बॉटम पार्ट ऑफ स्वेटर्स, कार्डिगन्स वगैरह के लिए हम रिब स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर कोड लाइक अपीयरेंस दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन
एंड अदर स्ट्रक्चर, और विड्थ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए भी हम इसको इन पार्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी गारमेंट पहनते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस टाइम हम पहने वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाए, बाद में वो फिटिंग दे ताकि वो अच्छा लगे, अपीयरेंस उसकी अच्छी आए। इसलिए हम कफ़ के अंदर, टी शर्ट के इस पार्ट के अंदर, बॉटम पार्ट के अंदर, ताकि जो अपीयरेंस है, जो फिटिंग है वो अच्छी आए, इसलिए हम इसको इन पार्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। विड्थ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है रिब स्ट्रक्चर की, जबकि पर्ल स्ट्रक्चर की लेंथ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम इस स्ट्रक्चर को वहाँ पर यूज़ करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें विड्थ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सॉक्स के टॉप पार्ट में जब हम पहनते हैं तो हम उसको विड्थ वाइज स्ट्रेचेबल करके पहन सकते हैं। उसके बाद वो हमारा ग्रिप करके रखता है हमारे एंकल को, जिसकी वजह से उसकी फिटिंग अच्छी रहती है। तो इन पार्ट्स के अंदर हम रिब स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। रिब स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिलेंडर और डायल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी मशीन की हमें ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ नीडल की रिक्वायरमेंट होती है। सिलेंडर नीडल और डायल नीडल, दोनों नीडल आपस में काम करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिलेंडर है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर और डायल का डायग्राम है। तो सिलेंडर और डायल दोनों टाइप की नीडल, सिलेंडर नीडल, डायल नीडल, दोनों मिलके रिब स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट होती है रिब स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर बात करें अनरोव करने की, अगर हमें स्ट्रक्चर को अनरोव करना है तो हम जो फर्स्ट कोर्स नीटेड है वहाँ से हम रिब स्ट्रक्चर को अनरोव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लूप्स है, जो यार्न है, उसको यहाँ पर भी इसने इंटरमैश किया हुआ है, यहाँ पर भी ग्रिप किया हुआ है। अगर हम अनरोव करने की कोशिश करेंगे तो ईज़िली अनरोव करना मुश्किल होगा। तो इस स्ट्रक्चर को अनरोव करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रिपिंग है फर्स्ट कोर्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर ग्रिप है, उसके बाद यहाँ पर ग्रिप है, फिर यहाँ पर, मतलब 4 या 5 जगह पे जो यार्न है उसको ग्रिप किया हुआ है रिब स्ट्रक्चर ने। तो इसलिए जब भी अनरोव करना होता है रिब स्ट्रक्चर को, तो जो लास्ट नीटेड कोर्स है, जैसे ये लास्ट नीटेड कोर्स है, तो यहाँ से अनरोव करना ईजी रहता है। हम यहाँ से इस यार्न को अगर खींचेंगे तो ये लूप, पहले ये लूप निकलेगी, उसके बाद नेक्स्ट लूप निकलेगी, फिर नेक्स्ट लूप, फिर नेक्स्ट लूप। तो ईजी रहेगा अनरोव करना जब भी हम इस रिब स्ट्रक्चर को अनरोव करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी या फीचर्स थे रिब निट स्ट्रक्चर के। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिब निट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है टेक्सटाइल हेल्प _ऑफिशियल। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।